हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक मौर्य और वंस अगेन हम लोग यहाँ एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आपकी एक काउंसलिंग सेशन मैं ले रहा हूँ जिसमें आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यहाँ टॉपिक मेंशन है पहले इसके थ्रू देखते हैं। CSC 2025 यानी जो अपकमिंग जो है यूपीएससी या सीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारी थीम है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। मतलब वो प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट करें। इसमें हमने दो क्वेश्चनिंग के थ्रू इस बात पे पहुंचने की कोशिश की है, वाई आई शुड, मुझे करनी है तो क्यों करनी है, ये बात मैं कैसे जानूं कि मुझे ये करना चाहिए, है ना। और दूसरा है हाउ आई शुड। हाउ का मतलब है यहाँ पे देखो, वाई का मतलब ये है कि ये अपने डिसीजन लेने के लिए है, ठीक है, कि किसी को करना है या नहीं करना है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और सेकंड जो है ये मेथड से रिलेटेड है। जब वो डिसाइड ही कर ले कि हाँ मुझे ये प्रिपरेशन करनी है, तो उसकी मेथड क्या होगी, स्ट्रेटजीज क्या होगी, इससे रिलेटेड बातों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। हाउ आई शुड, बेसिकली उस डायरेक्शन में मुझे कैसे बढ़ना चाहिए, यानी कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जानी चाहिए। जो पिछला वाला हमने इसमें टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें बेसिकली हमने डिस्कस किया था प्री के एग्जाम को लेके। जैसा कि आपको पता है इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 फेजेज हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। तो इस बार जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डिस्कस करेंगे मेंस एग्जाम को लेके। यानी मैं जो सारे डिस्कशंस आपको बताऊंगा वो मेंस की पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि मेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि एक्चुअली सीएससी का मेंस एग्जाम है क्या, ठीक है। फिर तो इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो मेंस है ये एग्जाम क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, मीनिंग रिटन एग्जाम है। आपको राइटिंग के थ्रू आंसर करना है, सिर्फ ऑप्शन नहीं टिक करने हैं, ठीक है। तो इसमें रिटन एग्जाम होने वाले हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं। ये जो रिटन एग्जाम है वो एक सिंगल सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, मल्टीपल पेपर्स इसमें देने हैं आपको और मल्टीपल डेज में देने हैं। मतलब एग्जाम कई दिनों तक चलता है, तो आपको इसे हफ्तों तक एग्जाम को देना है, एग्जाम के मोड में रहना है। तो देखते हैं मेंस एग्जाम कैसे डिसाइडेड है। तो देखिए मेन एग्जाम में जो पेपर्स हैं मैं उन पेपर को मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जीएस का पेपर होता है। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज से है। इस जनरल स्टडीज के अंदर यहाँ 4 पेपर आते हैं, जिन्हें पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर फोर्थ बोला जाता है, ठीक है। इनके अंदर जो है ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब इसमें जो आपको पढ़ना है ना वो कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं। जैसे कि जो आपका पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में बेसिकली जो चीजें आपको पढ़नी है वो पढ़नी है, देखिए हिस्ट्री, वो पढ़नी है आपको जियोग्राफी, ठीक है, वो पढ़नी है आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में, मतलब थोड़ा सा सोशियोलॉजी का अप्लाइड वर्जन है ना, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं जो इस पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। जो आपका पेपर सेकंड है, उस पेपर सेकंड में जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए पेपर सेकंड में मेनली हम पढ़ते हैं पॉलिटी,
एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस, और आईआर, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम, और सोशल जस्टिस। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और पेपर थर्ड में आपको जो चीजें मेंशन है, उसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी। इम्पोर्टेंट तो सब है, बट जो कोर सब्जेक्ट में से है इकोनॉमी, आपसे यहाँ पूछा जाएगा। इकोनॉमी के अलावा यहाँ पे जो चीज आपसे पूछी जाती है वो है ईवीएस, मतलब एनवायरनमेंट के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट के अलावा यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलकर पेपर थर्ड बनाती है। पेपर फोर्थ में एथिक्स और इंटीग्रिटी बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या चीज है, तो एथिक्स और इंटीग्रिटी ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ टॉपिक तो देखिए आपको फिलॉसफी से है, कुछ टॉपिक आपको साइकोलॉजी से है, और कुछ टॉपिक आपकी सोशियोलॉजी से है। इसका डिटेल सिलेबस भी आता है, तो जब हम उस डिटेल में जाएंगे तो उसे डिस्कस करेंगे। आज हमारा पर्पज वो नहीं है, हम डिटेल में नहीं जाते हैं। इनकी कुछ कुछ थीम्स हैं, पूरे चीजें नहीं है, जिसमें एथिक, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड्स करके, ठीक है, एप्टीट्यूड्स करके ये पेपर का नेम है, जिसमें ये आपके एथिक्स की फिलॉसफी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, और आपका एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, इस बेसिस पे है। ठीक है, तो ये तो हो गए जीएस के 4 पेपर। ये सारे पेपर, पेपर 1 to 4, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये सारे पेपर ईच जो है 250 मार्क्स के हैं। तो इसका मतलब है ये एक बड़ा वेटेज है, और 1000 मार्क इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाएगा वो देखिए क्या है। एक पेपर इसमें होता है सेकंड, जिसे हम बोलते हैं एसे का पेपर। इसमें आपको 2 एसे लिखने होते हैं, जो अगेन 250 मार्क्स का होता है। तो इम्पोर्टेंट है, और वेटेज भी ठीक ठाक है, मतलब एक इंडिविजुअल पेपर जैसा है। तो ये 5वां पेपर आप मानिए, 4 हो गए तो 5 ही हो गए। फिर इसके बाद जो और पेपर देने होते हैं, वो पेपर आपको देने होते हैं इसके अलावा ऑप्शनल के। ठीक है, जो ऑप्शनल के आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है। ये सब्जेक्ट आप कोई ले लीजिए जो आपको लगे कि आप पढ़ लें। अब ये कैसे चूज करना वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपने कोई सब्जेक्ट लिया है तो इसके 2 पेपर होंगे, एक होगा इसका ऑप्शनल फर्स्ट, और एक होगा इसका ऑप्शनल सेकंड। इसमें जो टॉपिक होंगे, तो देखिए, जो पेपर फर्स्ट होता है ना, इसमें थोड़ा सा जनरल लेवल का टॉपिक होता है। जैसे मान लीजिए हमने सोशियोलॉजी ली, तो उसके बहुत जनरल से कॉन्सेप्ट होंगे, जो आप 11th-12th की बुक को भी पढ़ के काम चला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा उसका डिटेल्स पूछा जाता है, जो कि ग्रेजुएट लेवल का होता है। मतलब ये ग्रेजुएट लेवल की कंटेंट है, ये 10+2 लेवल के, बट स्टैंडर्ड कंटेंट होंगे। मतलब उस किताब में ये आपको प्रिंट तो दिख जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि आपने 12th पढ़ लिया तो ये आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात इसे पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पेपर देखिए और होता है, जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज के पेपर।
जिन्हें बोलते हैं कंपल्सरी पेपर, जिन्हें आपको देना ही है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। जैसे आप नॉर्थ स्टेट में हैं तो आप हिंदी लेते हैं और साउथ में अलग लोग लैंग्वेज लेते हैं और एक इंग्लिश जो सबके लिए कॉमन है। तो ये दोनों ना क्वालिफाइंग पेपर है, हालांकि ये 300 मार्क की होती हैं, ठीक है, बट ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, तो इसका मार्क जुड़ता नहीं है आपके फाइनल मेरिट में। तो आपका फाइनल मेरिट देखिए, ये जीएस का 4 पेपर, एसए के पेपर और ऑप्शनल के पेपर से जुड़ते हैं। तो अगर इन्हें हम जो मार्क्स हैं मेंस के, ठीक है, मेंस के जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स को अगर हम ले आए तो ये देखिए 1000 4 पेपर जीएस के हो गए, ठीक है, 250 एसए के हो गए और 500 ऑप्शनल के हो गए, ठीक है। तो ये करीब हो गए आपके, ये देखिए 57 750, इतने मार्क्स का आपका मेंस से कट ऑफ बनेगा और इसमें करीब आपको 50 से 60% मार्क के बीच में अचीव करना है। जब ये आप अचीव करते हैं तो आप अगले लेवल पे यानी कि इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्टेड होते हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि ये तो इजी है, ये लाया जा सकता है, बट एक बार ध्यान रखिए कि ये जो 250 ईच के ये है ना पेपर, मतलब जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन पेपर में जनरली कैंडिडेट के 100 नंबर आने मुश्किल होते हैं, मतलब वो 100 यानी कि 50% से कम अचीव कर पाते हैं, 30-40% के बीच उनके मार्क्स होते हैं। तो वो क्यों होगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो हमारा मेन आज का वो गोल था कि मेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा देखना, मेथड क्या होनी चाहिए, इसमें पूछेंगे क्या, उसमें कैसे जाएंगे। तो सब्जेक्ट वगैरह तो आपने देख लिया। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज हम चलेंगे जीएस पे, क्योंकि 2 ही कॉमन पेपर है जीएस और एसए का, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए इसमें हम देखेंगे जो जीएस का पेपर है। तो जीएस में देखिए जो डिफरेंट पेपर हैं उनके सिर्फ मैं नेम मेंशन कर रहा हूँ, जो नंबर से ही मेंशन होते हैं, पेपर थर्ड फोर्थ, इस तरीके के। तो देखिए इसके अंदर तो आपको टॉपिक पहले ही वेल डिफाइन कर दिए गए हैं कि आपसे क्या क्या पूछना है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ थीम होती है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे हिस्ट्री पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपसे जियोग्राफी पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपसे इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड चीजें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपसे 250 मार्क में क्वेश्चंस आने वाला है, उस क्वेश्चन को पूछने का मेन पर्पज क्या है। तो जब आप इस पर्पज को देखेंगे तो देखिए मेंस में जो क्वेश्चंस है, जो इसके क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में जो चीज चेक की जाती है वो चेक किया जाता है आपकी ओपिनियंस, ठीक है। मतलब किसी चीज को लेके आप कैसे, ओपिनियन का मतलब आपका थिंकिंग मेथड क्या है, ठीक है, आप कैसे सोचते हैं। ये किस बात पे होगा, ये इस बात पे होगा कि आपका नॉलेज कैसा है, मतलब आपने जो नॉलेज बिल्ड किया है वो किस तरीके से नॉलेज बिल्ड किया है। तो इस ओपिनियन के बताने में क्या दिक्कत है। देखिए ये जो ओपिनियन है ना, ये कुछ भी आप नहीं बताएंगे, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस की नीड क्या है उसे आप समझिए। जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए अगेन जो टॉपिक्स हैं
कोई भी जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस का टॉपिक है, उसमें 2 पोर्शन है। एक फिर से इसका स्टैटिक पोर्शन है, जो कि आपको बुक रीडिंग से, ठीक है, आप इसे जान सकते हैं। और दूसरा इसका करंट पोर्शन है, जो करंट में न्यूज़ अपडेट से आप जानेंगे, है ना? तो इन दोनों के बेसिस पे आप जो चीज़ें समझ रहे होंगे, यानी आपने जो अंडरस्टैंडिंग बनाई है, यानी जैसा चीज़ों को आपने समझा है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। उस अंडरस्टैंडिंग वाली नॉलेज से आपको ऐसे थिंक करना है कि आपकी ओपिनियन इस क्वेश्चंस के नीड को पूरा करे। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि हमारी जनरली जो ओपिनियन होती है ना किसी चीज़ को लेके, वो बहुत एजुकेटेड ओपिनियन नहीं होती है। अदरवाइज़ हर कोई मेंस आंसर राइटिंग कर लेता। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? तो वो बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वो कैसे आप समझेंगे। देखिए, यहाँ जो आंसर है, इसके कुछ बातें आप समझिए। मेंस आंसर के क्या वो हैं कि मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं, तो देखिए ये सब सब्जेक्टिव नेचर का आंसर है, ठीक है? जिस आंसर को पर्सन्स की, जो इसे लिख रहा है, उस पर्सन यानी सब्जेक्ट का, पर्सन सब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आना चाहिए। मतलब लगे कि इसे आपने पर्टिकुलर आंसर किया, ये नहीं कि कहीं से नोट से पढ़ा है और छाप दिया है। ये तो किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, जिसने नोट प्रिपेयर किया था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। तो सब्जेक्ट का यानी पर्सन्स का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बट ये पॉइंट ऑफ व्यू जो होना चाहिए, ये रैशनल होना चाहिए। अभी मैं इन्हें बताऊंगा क्या मतलब है। और कुछ वैल्यूज के साथ होना चाहिए। रैशनल का मतलब ये है ना कि ये लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये चीजें बेस्ड होनी चाहिए सम कॉन्सेप्ट जिसे आप सीखेंगे, या थ्योरी पे, जो स्टैटिक पोर्शन से आप गेन करेंगे, जो कि आप स्टैटिक जो आपका रीडिंग है उससे गेन करेंगे, ठीक है? उनके बेसिस पे ये चीज आपको, ये लॉजिक्स आने चाहिए, यानी जो आप लॉजिक इस्तेमाल करेंगे वो सारा लॉजिक यहां से आना चाहिए। वैल्यूज का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जैसे कि एकेडमिक जो नॉलेज है ना, ये जो सारा नॉलेज हुआ, इसे हम एकेडमिक नॉलेज बोलते हैं। जैसे देखिए पॉलिटिकल साइंस में ना कई सारे कई सारी चीजों के लिए बहुत स्ट्रीम ये एकेडमिक नॉलेज है। यही यूनिवर्सिटी के बीए के पेपर लिखने और जहां आपकी आंसर राइटिंग लिखने में फर्क है कि ये एकेडमिक नॉलेज है। इसका मतलब है इसमें फ्रीडम है, ठीक है? इसमें फ्रीडम है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत ब्रॉड सेंस है चीजों के कहने के। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में कई बार हम लोग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप पढ़ेंगे स्टेट इज ए नेसेसरी एविल, ठीक है? यानी जो राज्य है वो एक आवश्यक बुराई है, ये स्टेटमेंट है जो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब आप कोई आंसर कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोल देंगे, क्योंकि एक आप राज्य की सर्विस में जा रहे हैं, कि स्टेट की सर्विस में जा रहे हैं। इंडिया ये स्टेट ना, तो उस स्टेट की सर्विस में जा रहे हैं, तो आप उन लॉजिक्स को नहीं लिख देंगे कि इंडियन स्टेट्स एक इविल है। ये तो आपका जो वो होगा ना,
वो सुटेबल्स नहीं होगा जैसा वो डिमांड चाहते हैं। तो आपको कुछ लॉजिक्स लगाने तो हैं, बट वो अनलिमिटेड एकेडमिक नॉलेज की तरह नहीं होंगे, बल्कि बल्कि उन पे लिमिटेशंस होंगी कि जो भी एकेडमिक नॉलेज या वो रखें उसमें लिमिटेशंस है। ठीक है, कि सिर्फ आप उन चीजों को ले आएंगे जो आपकी सर्विसेज की नीड है। जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, और इकोनॉमी में तो आपको कई सारी ऐसी थ्योरीज होंगी जो थ्योरी कैपिटलिज्म पे बेस होंगी, जो थ्योरी कैपिटलिज्म को बहुत सपोर्ट कर रही हो और वो चीज आपको बहुत पसंद आ रही हो। बट जिस स्टेट की सर्विस में आप जा रहे हैं, इंडियन स्टेट, वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो आप इस टाइप की चीजें नहीं लिखेंगे या उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जो इकोनॉमी पढ़नी है वो इकोनॉमी, वो मॉडल एक वेलफेयर स्टेट वाला मॉडल है। अब जो क्वेश्चंस होगा वो ऐसा ही खोज रहा होगा। तो ये सर्विस की जो नीड है ना, वो सिलेबस में डिफाइंड है। ये कैसे पता है? तो ये दो जगहों पे पता है। एक तो इस चीज को आप समझिए कि सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, उसमें जो कीवर्ड है ना, इन कीवर्ड से आपको गाइडेंस मिलेगी। बट अभी इनिशियली नहीं समझ पाएंगे, जब इन कीवर्ड को समझेंगे तब समझेंगे। जैसे अब हमारे सिलेबस में डेमोक्रेसी वर्ड है, तो हमें डेमोक्रेसीज को समझना है और कोई अनडेमोक्रेटिक सजेशंस नहीं लिखने हैं, या अगर कोई थ्योरीज है तो उसको नहीं रखना। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि एक तो लॉजिक्स है, एक तो कॉन्सेप्ट है कि रैशनल, जो आप लॉजिक निकालें, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है, जो आपने थ्योरी को एनालाइज करके पढ़ा है, ठीक है, यहाँ एनालाइज करना है और सिंथेसाइज करना है, दोनों अप्रोच होगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। एनालाइज का मतलब तो है इन डेप्थ उसे जाके पढ़ें कि वो होता क्या। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जो चीज लेनी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मैंने पहले बोला ना कि कोई वैल्यू बेस्ड नॉलेज हो, तो ये वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन से लेने हैं। और वो कहाँ मेंशन है? तो सारे वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन। इसी वजह से प्रियम्बल पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो ये सारे वैल्यूज ना, जैसे कि इन वैल्यूज को अगर मैं एक एक करके इनके बारे में बात करूं, ताकि आप समझ पाए कि क्या वैल्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे वहां पे कुछ की वर्ड यूज किए गए, इन वर्ड को ना आपको बहुत डिटेल पढ़ने हैं। जैसे कि वहां पे आपको मेंशन किया गया है कई सारी वर्ड, जैसे कि आपको मेंशन किया गया रिपब्लिक, ठीक है, जैसे कि आपको मेंशन किया गया है सोशल जस्टिस, ठीक है, जैसे कि आपको मेंशन किया गया है इक्वालिटी, है ना, ठीक है, जैसे कि आपको फ्रीडम मेंशन किया गया है। तो ये सारी जो चीज है ना, ये सारे जो कीवर्ड है, इन कीवर्ड पे बेस करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और उससे हम अपने स्टेट को, यानी अपनी कंट्री के गवर्नमेंट को रन करते हैं। यानी जो गवर्नमेंट करती है वो इस सारे आइडियल से बधी हुई है, और आप एज ए सर्वेंट इस गवर्नमेंट का ही पार्ट होने जा रहे हो। तो आपको इन आइडियल पे सिर्फ बिलीव है ये कहना नहीं है, बल्कि ये रिटन एग्जाम तो उसी बात का टेस्ट कर रही है कि क्या सिर्फ आप वो याद कर लिए हो, या उस वैल्यू पे बेस आपकी रेशनल थिंकिंग बनी है कि नहीं। तो जो भी आपके लॉजिक कॉन्सेप्ट हो,
वो इन वैल्यूज की लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो इन वैल्यू के सराउंडिंग में होनी चाहिए। इसीलिए वो सारी चीजें हमें दी गई हैं, हमारे सिलेबस में उन्हें डिफाइन करके रखा गया। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस बात को समझाने के लिए कि मेंस में बेसिकली हमें किस तरीके से सब्जेक्ट पे अप्रोच बनाना है, कुछ सब्जेक्ट वाइज जाके आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप देखिए कि हमारी जो सिलेबस है उसमें पेपर फर्स्ट जो है वो पेपर है हिस्ट्री का। ठीक है, तो अब जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब इसमें कुछ थीम दी है, जैसे कि एक देखिए वर्ड की हिस्ट्री है, तो वर्ड हिस्ट्री में से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसमें से हमें पढ़ना है नेशनलिज्म। ठीक है, एक इवेंट थी, एक प्रोसेस थी, इसे पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो इन दोनों, ऐसे बहुत सारी है, फ्रेंच रेवोल्यूशंस, है ना, ये सब टॉपिक है जो वहां पे आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको सीखने ही हैं कि क्या है इसके बारे में, इवेंट को समझना है। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे और कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे, यानी उसके वैल्यू को जोड़ दें, तब इन दोनों को जोड़ के इनके लिए आपको ओपिनियन बनानी है, और इस ओपिनियन के बेसिस पे आपको आंसर्स करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री पे आए, तो इंडियन हिस्ट्री में जैसे हमसे पूछा जाए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ठीक है, इस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स में कोई भी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, जैसे कि उसके लिए आपसे 60 सत्याग्रह पूछा जा रहा है, दांडी मार्च, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे ऐसे पढ़ना है कि 60 सत्याग्रह में जो की फिगर है वो गांधी हैं, गांधी जी, और इंडियन सोसाइटी, ये दो लोगों के रेफरेंस में इसे पढ़ना है। बाकी उस इवेंट्स को नहीं ज्यादा उस पे फोकस करना है। यानी ये हमारे लीडर थे और इस सोसाइटी को लीड कर रहे थे, इस मूवमेंट के लिए लीड कर रहे थे। तो आप कभी यहाँ गांधी की ऐसे क्रिटिसिज्म पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमारे आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स में ये भी आते हैं कि इस तरीके से कोई भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के जो लीडर थे, उन लीडर के लिए आप कुछ बहुत लिमिट से बाहर जाके कमेंट्स नहीं कर सकते। आपको जस्ट ये बताना है कि गांधी ने जो ये मूवमेंट के लीड किया, उससे हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ा और उससे आगे की पॉलिटी पे क्या असर पड़ा, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा। जैसे इस बात को समझाने के लिए ना मैं आपको एक पेपर ही दिखाता हूँ जिससे आप बेटर समझ पाओगे। जैसे देखो ये जो है ना, ये पेपर है, ये आपका मेंस का पेपर है। जब आप ओरिजिनल पेपर देखोगे तो आपको ज्यादा बात समझ में आ रही होगी। जैसे देखिए ये पेपर है सिविल सर्विसेज एग्जाम, यही मैं सीएससी बोलता हूँ, मेंस 2024। 3 घंटे का समय है, 250 मार्क है, और इसमें करीब ये देखिए ये मेंशन किया गया है कि देखिए इसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे हुए हैं, और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और उनके अंक जो है उनके सामने दिए गए हैं, मतलब
वो कितने नंबर के क्वेश्चंस है, ये बात आपको पहले मेंशन